बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाक। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं 2 दिन बाकी रह गए हैं PTM 2 का गुलदस्ता मुकम्मल होने में। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन के बाद मुल्क में हमारे सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें तवक्को यही की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन MQM को भी मना लिया गया है, जिसके बाद जो नंबर पोजीशन है वो आसिफ अली जरदारी साहब की कंप्लीट है। और यकीनन फिर जब गुलदस्ता PTM 2 का कंप्लीट हो जाएगा, फिर चेयरमैन सेनेट की बात आएगी, सेनेट इलेक्शंस की बात आएगी, बहुत सारी और पोजीशंस भी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि PTI के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं। आज का दिन PTI के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। वो ऐसे कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला था पेशावर हाई कोर्ट ने उसमें 13 मार्च तक की तारीख दे दी है, यानी 13 मार्च तक जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूसरी जमातों को दे रहा था, वो लोग अब असेंबली में हलफ नहीं उठा पाएंगे। उनकी हलफ को रोक दिया गया है जब तक पेशावर हाई कोर्ट से फैसला ना आ जाए। यकीनन PTI के लिए और भी बड़ी खबरें यह थी कि अडियाला जेल के करीब से 3 दहशतगर्दों को पकड़ा गया, जिनके लिए कहा गया गैर मुल्की दहशतगर्द थे, जिनके पास अडियाला जेल का पूरा नक्शा था और वो अडियाला जेल पे हमला करने वाले थे। यकीनन इससे मालूम पड़ता है कि खतरात तो हैं। अब मैं सोचने पर मजबूर हुआ। आप जानते हैं मैं सोचता बहुत हूं। मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि दहशतगर्द इमरान खान को वहां से निकालने के लिए जा रहे थे कि उनको हम निकाल लेंगे या फिर उनको मार देंगे। ये 2 मेरे सवाल बनते हैं, यकीनन जानने की कोशिश करूंगा आज। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि PTI की जो लीगल टीम है, शोएब शाहीन साहब ने ये कंसर्न रेज किया कि जो इस वक्त टेरर थ्रेट्स हैं वो न सिर्फ इमरान खान को हैं, वो बुशरा बीबी को भी है। बुशरा बीबी को भी एक कमरे में बंद कर दिया गया है बनी गाला में, और उनको अडियाला जेल मुंतकिल करना चाहिए, न कि बनी गाला में उनको रखा जाए। किस कानून के तहत उनको रखा जा रहा है, बहुत सारे इशूज जो शोएब शाहीन साहब ने उठाए वो भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके दोनों साहिबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज अब मुल्क वापस आने को तैयार हैं। बताया जा रहा है 12-13 तारीख इस महीने की वो आ जाएंगे। उनके जो वारंट थे, दायमी वारंट गिरफ्तारी, वो आज मुअत्तल हो गए हैं। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल मिला था वापस जब आए थे वो पाकिस्तान, उसी तरह उनके साहबजादों को भी वैसा ही बेहतरीन प्रोटोकॉल मिलेगा और सारे उनके वारंट कैंसिल होते जाएंगे, केस खत्म होते जाएंगे, ग्रीन कार्पेट, रेड कार्पेट सब बिछा दिया जाएगा। एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कराची में स्पेशली, वो मेरे लिए काफी कंसर्निंग है, क्योंकि कराची में 2 माह में 36 अफराद कत्ल हो गए हैं। महंगाई का जिन बेकाबू है। जब भी महंगाई आती है, बेरोजगारी, मुआशी क्रंच आता है, इकोनॉमिक क्रंच आता है, तो सबसे पहले स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है। और कराची हम जानते हैं दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है, मेट्रोपोलिस वाहिद पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब। सैडली उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि रमजान सर पे खड़ा है। इतनी महंगाई, इतने जराइम, इतनी लाकानूनियत, अनारकी की आवाजें हम पहले ही सियासतदानों के मुंह से सुन चुके हैं। अल्लाह खैर करे, आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अल्लाह बेहतर करे। मेरे साथ बड़े अहम कमाल पैनल भी मौजूद होगा। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जमात इस्लामी के एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। PTI के फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ होंगे और IPP के खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ राजा रियाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इनसे पहले कि मैं गुफ्तगू इनसे करूं, ब्रेक लीजिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जजमेंट के ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ है और ये आइन के मुताबिक सज़ा बरकरार नहीं हो सकती। ये जो बात पूरी दुनिया कहती थी वो ऑफिशियल हो गई है। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट से कोई और सियासी सवाल पूछूं, पहला सवाल जो मैं इनसे पूछना चाहता हूं वो यही है कि आज जो सिंध असेंबली में करारदाद जमा कराई गई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जमहूरी हीरो करार दिया जाए, वुड इट बेनिफिट पाकिस्तान? इससे क्या हासिल होगा, इससे क्या फायदा होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब असल बात यह है कि पाकिस्तान में एक अफसोसनाक सूरत हाल चल रही है कि हम सिर्फ जो है कहते हैं ना प्लेइंग विद द गैलरी, कि कुछ चीज़ें फेस सेविंग के लिए और कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी चलिए 44 साल के बाद ये पेंडोरा बॉक्स खोला। लेकिन ये पेंडोरा बॉक्स कहाँ तक खोल सकती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के दामन पे जो धब्बे हैं वो कोई 1-2 तो है नहीं, 20 धब्बे हैं। वो चलिए उसने एक पेंडोरा बॉक्स खोला, किस खातिर खोला? अब ये इस तरह की करारदादें जमा करा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बार के चलिए मैं इसको वो नहीं करता, एक पार्टी है उसके लीडर के लिए 2-4 जुमले सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे बोल दिए हैं, अब उस पर खुशियाँ मना रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है वो ये देखे कि वो सिंध के अवाम को दे क्या रही है। भुट्टो भुट्टो का नारा लगाकर आपने सिंध के अवाम से रोटी छीन ली,
अमन व अमान छीन लिया लोगों से, उनके हकूक छीन लिए लोगों कैसी से। बात कर दी आपने एडवोकेट साहब। आपको याद नहीं है मुराद अली शाह साहब ने पहले दिन पे ही आके भुट्टो साहब का मंशूर, बिलावल भुट्टो साहब का मंशूर पूरा कर, पहले दिन उन्होंने मजदूर कार्ड दे दिया था, पहले दिन उन्होंने किसान कार्ड दे दिया था। उन्होंने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, हमने बोल भी दिया, कर भी दिया, घर भी दे दिए, सब कर दिया, कोई मसला ही नहीं है। देखें, ये अवल तो बात ये है कि जो कार्ड्स है ना, मज़दूर कार्ड, किसान कार्ड, बेनज़ीर कार्ड, ये स्कीमें किसी भी महज़ब मुल्क में, तहज़ीब याफ्ता तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए ज़हर क़ातिल हैं। आप लोगों को 12,000, 10,000, 8,000 रुपये देकर आप लोगों को इस लाइन में लगा रहे हैं कि वो भिखमंगे बन जाएँ, कोई काम ना करें। आप मुल्क में फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रहे हैं, आप मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर रहे, आप मुल्क के अमन व अमान को ठीक नहीं कर रहे, आप लोगों की तालीम ठीक नहीं कर रहे, आप लोगों को सेहत नहीं दे रहे। आप इसमें एक मुकाबला कर रहे हैं कि जी हमने फलाना कार्ड दे दिया, हमने बेनज़ीर कार्ड दे दिया। देखें, अगर हम राइट डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, हम देख रहे हैं कि इन कार्ड्स के बांटने से और ये खुशियाँ मनाने से और कायदे जमहूर और फलाना करार देने से कुछ भी नहीं होगा। ये सारी बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुल्क को इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ भी फायदा नहीं होगा। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। मैं अब यही सवाल फिर दोस्त शमीम नकवी साहब आपकी तरफ, क्या फायदा होगा मुल्क को? क्या हमें जमहूरी हीरो की जरूरत है? जिंदा हीरो चाहिए हमें सर, मुर्दा हीरो चाहिए? योर ओपिनियन। जी, अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम को तरक्की चाहिए, अवाम को अपनी बेहतरी चाहिए। न हीरो चाहिए न जीरो चाहिए। उनको अपनी इनकम में एक के आगे बहुत सारे जीरोस चाहिए, वो एक ही नहीं आता, जीरो बहुत सारे आ रहे हैं। बात यह है, मुराद अली शाह साहब से मैं 2018 में पहली तकरीर में कहा था कि भाई आप ये बता दें कि हम यहाँ खड़े हैं, 5 साल बाद यहाँ खड़े होंगे। आप कोई एक चीज ले लीजिए, मैं एक एक करके मंसूबे ले लेता हूँ। 2007 के बाद कराची में एक कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आबादी का इजाफा हुआ। सेंसस के लिहाज से तो बहुत ज्यादा हो गया, पानी भी उसी लिहाज से बढ़ जाता। 2004 से कराची के अंदर सीवरेज का एक कतरा भी ट्रीट नहीं होता। 2024 के अंदर भी हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। 2018 के अंदर कराची में जो कूड़ा नहीं उठता था, उठने वाले कूड़े की तादाद जो थी वो 6,000 टन थी, जो नहीं उठता था वो भी 6,000 टन था। अभी भी उठने वाले कूड़े की तादाद 6,000 टन है और ना उठने वाले कूड़े की तादाद जो है वो 8,000 टन हो गई थी। तो पहले कराची में उन्हीं ने 20,000। हमें एक सुपर हीरो की जरूरत है ना सर। जुल्फिकार अली भुट्टो सुपर हीरो बन जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। फारिग हो गई जी। जुल्फिकार अली भुट्टो जब सुपर हीरो बन जाएंगे, सुपर पावर्स के साथ वो आएंगे, सारे मसले हल कर देंगे सर। करारदाद पेश हो गई है सिंध असेंबली में जी। वो तो देखिए, हमारा मुल्क जो है बड़ा तरक्की कर रहा है। हम तो अपनी माजी की गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं दुरुस्त करते जिससे आवाम को फायदा होता है। भुट्टो साहब का जो है जुडिशल मर्डर हुआ, लेकिन किसी जज को सजा नहीं मिलेगी, उसकी जायदादें नहीं जब्त होंगी। ये नहीं इंक्वायर किया जाएगा कि किसका प्रेशर आया था, किन क्वार्टर्स से प्रेशर आया था कि वो कोर्ट की बेंचेस तब्दील हुई, वो भी तो इन्वेस्टिगेट कर देते। काजी फाइज ईसा साहब सुपरमैन है, बड़े ताकतवर इंसान है। अगर इतनी ताकत थी तो नामजद भी कर देते ना। ये फैसला जजों का अपना था या पीछे से कोई डंडा भी था और डंडे के साथ कोई बंदूक भी थी? यस, यकीनन पॉइंट आउट होना चाहिए था। इनफैक्ट काजी फाइज ईसा साहब ने इस केस की हेयरिंग के दौरान कहा था कि ये दाग अदलिया पर भी है, एस्टैब्लिशमेंट पर भी है, पर सैडली एस्टैब्लिशमेंट से ये दाग कोई धोने आया नहीं अदालत में। खुर्रम रोकड़ी साहब, आपकी नजर में जुल्फिकार अली भुट्टो अगर जमहूरियत के हीरो करार पाएंगे सिंध असेंबली में तो इससे क्या हासिल होगा सर? सर, पहली चीज ये है कि हम कुछ चीजों को मुस्बित भी अगर ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर ये करारदाद पेश की है और आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो इसमें हमें तकलीफ क्या है? हमें क्यों, हम इसमें हमें क्या मसला है? जुल्फिकार अली भुट्टो इस पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर थे, बल्कि कुछ लीडर्स अगर जो आए हैं उनमें से अगर सर फहरिस्त के जो लीडर थे, और एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, और अगर वो अपने कायद को अप्रिशिएट करने के लिए कोई करारदाद पेश कर रहे हैं तो हमें इशू क्या है, हमें मसला क्या है? वो करने दे करारदाद पेश, और एक जस्टिफाइड चीज है। दूसरी चीज यह है कि आज गवर्नमेंट बनी है और हम आगे ये देखें कि हमने आगे इस गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, मामलात को कैसे हल करना है, किस तरीके के साथ आगे लेकर चलना है, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन इस करारदाद को मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा इशू बनाया जाए या हर चीज में से वो नुक्ताचीनी की जाए
हमें लीडर्स की ही जरूरत है, स्टेट्समैन की जरूरत है, हीरोज जो हैं उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग चले गए और जो अच्छे लीडर्स थे, अगर आज उनको उनकी पार्टीज याद कर रही हैं और करारदाद पेश कर रही हैं तो हमें क्या इशू है? मैं तो ये कहूँगा। नहीं सर, मैं सिर्फ इसलिए सवाल उठा रहा था रोकड़ी साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नैरेटिव हमेशा से यही रहा है कि एक जुडिशियल मर्डर था, ये कत्ल था अदलिया की तरफ से, लेकिन उस नैरेटिव को तो अदालत ने कल दफन कर दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस नैरेटिव को अब डिफेंड नहीं किया है जिस तरह मेरी नजर में उनको करना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिरदौस शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। 3 दहशतगर्द पकड़े गए अडियाला जेल के करीब से, गैर मुल्की, अडियाला का नक्शा उनके पास, कहा गया अडियाला को हमने बचा लिया, बड़ा हमला होने वाला था, इमरान खान साहब की जान खतरे में है। फिर शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि बनी गाला में बुशरा बीबी की जान भी खतरे में है। क्या इंफॉर्मेशन है नकवी साहब आपके पास? मैं कोई ऐसा ही हूँ जो मिलिट्री नहीं सर, आप खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं, आपके पास अंदर की खबर होगी। खान साहब जेल में है, खान साहब भी जेल में, और मैं भी 9 महीने 17 दिन जेल में गुजार के आया हूँ। इंफॉर्मेशन तो उनके पास होती है जो घूमते फिरते होते हैं। बात ये है, इंफॉर्मेशन, असल इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान की जो भी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तानियों को सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गए। करेक्ट, ये है खबर। और वो अगर अडियाला जेल को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जहाँ के एक हाईली वैल्यूएबल लीडर बैठे हुए, तो या तो उनका कोई प्लान है कि पहले से लोगों को मेंटली इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि अडियाला पे हमला हो सकता है, या वो अडियाला से उनको कहीं और ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बुशरा बीबी क्यों फिरदौस साहब, उनके लिए क्यों कहा जा रहा है कि उनकी जान भी बनी गाला में खतरे में है? देखिए, बात सारी ये है, ये कर क्या रहे हैं? ये हर तरीके से इमरान खान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी पार्टी का सिंबल लिया, उसकी तस्वीर बंद की, उसका नाम आना बंद हुआ, उसकी तकरीर आनी बंद हुई, उसकी तहरीर आनी बंद हुई। उसकी तहरीर आती है इकोनॉमिस्ट में तो हलचल हो जाती है। हर चीज़ से, हर तरीके से इलेक्शन में उसकी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं खड़े होने दिया, और आखिर में 50 अरब खर्च करने के बाद वो रिजल्ट दे दिया जो कि किसी साहब की बेस पे कोई भी बैठ के बना सकता था, कि फैसला कर लिया था कि जी यही हुकूमत बनानी है, इन्हीं लोगों को जितवाना है। उन्हें कहा अब ना आओ देखो ना ताओ देखो, हमने ये कर देना है। अफसोस की बात यह है कि फॉर्म 45 मैच नहीं करवा सके। फिर जो 14 दिन में फॉर्म 45 22 तारीख तक लोड होने थे, वो कल जाके लोड हुए, और जब लोड हुए तो 24 घंटे के अंदर दोबारा वापस हटा दिए, इससे कि उसमें भी पब्लिक ने पकड़ के गलतियां उनकी ऐसी तैसी फेंक दी। अब ऐसे इलेक्शन में, और ऐसे इलेक्शन कमिश्नर जिसके पास मेरे ख्याल से कोई ग्राउंड ही नहीं रहा खड़ा रहने के लिए, राइट नकवी साहब, जिस बदतरीन किस्म की धांधली की गई है कि अब जो है 2 इदारे बदनाम हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी बदनाम हो रहा है, साथ साथ फौज भी बदनाम हो रही है। इससे कि इस इलेक्शन को, पिछले वाले को 2018 को तो सिलेक्शन कहते थे, इस वाले को तो ऑप्शन इलेक्शन कहते थे, और इसमें लोगों इनरिच होते। राइट नकवी साहब, राइट नकवी साहब, लोग पैसे दे के सीटों पे आए हैं और जिन्होंने पैसे लिए दोनों। और मेरे भाई कह रहे थे भुट्टो साहब एक बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन तारीख की हकीकतों को भी बयान करना बहुत जरूरी है। यकीनन। जहाँ भुट्टो का कारनामों में न्यूक्लियर बम भी है, पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करना भी है, लेकिन जो चीज़ भुट्टो के खिलाफ जाती है वो बांग्लादेश का बनना भी है। जी हाँ। अगर वो मुजीबुर रहमान को वेलकम करते और कहते कि आप ही हमारे वजीर आज़म हैं, तो पाकिस्तान 2 लाख नहीं होता। अगर भुट्टो साहब की आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जायज़ा लेंगे तो अनथॉट ऑफ एंड पाकिस्तान जो एक साउथ कोरिया से तेज़ तरक्की कर रहा था, वो पीछे हो गया उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। इस हद तक वो बुरी थी पॉलिसी कि इनकी बेटी जो अपने वालिद को हीरो समझती हैं, उसने आके वो सारी पॉलिसीज को खुद रिवर्स किया, बिकॉज दे वर अ डिजास्टर। हम पाकिस्तान में फैक्चुअल तारीख नहीं लिखना पसंद करते। I agree sir. Sir, I have to take a break. नकवी साहब, please allow me sir. I have to go for a break sir. मैं मजबूर हूँ सर, मुझे ब्रेक लेनी है। नकवी साहब, I'll come back and continue the discussion. Viewers, ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन हज़रात, हम जानते हैं कि आज अली ज़फ़र साहब पीटीआई की लीगल टीम को हेड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम फॉर्म 45 को अदालत में चैलेंज करेंगे। ये सवाल क्योंकि मेरे साथ भी इस वक्त एक माहिर कानून स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी उठाऊंगा। साथ साथ कीश्वर ज़हरा साहिबा को वेलकम करूंगा फ्रॉम MQM हु हैज़ जॉइंड आवर पैनल। थैंक यू सो वेरी मच कीश्वर साहिबा। कीश्वर साहिबा, इससे पहले कि मैं दूसरे सवाल उठाऊँ, क्या कन्फर्म हो गया है कि MQM आसिफ अली जरदारी साहब को सदारती इलेक्शन में अपना वोट देगी? कन्फर्म हो गई है ये बात कीश्वर साहिबा? हाँ, देखिए मैं इस वक्त कराची में हूँ और जो हमारी टीम इस्लामाबाद गई है वहाँ उनकी नेगोशिएशन हो रही है। कुछ देर के बाद ऐलान हो जाएगा कि क्या फैसला हुआ। किस बुनियाद पे नेगोशिएशन हो रही है? क्या मांग रहे हैं आप ऐसा कि इतना वक्त लग रहा है नेगोशिएशन में? कोई बड़ी चीज मांगी है? देखिए दो पार्टियों के दरमियान तो गिव एंड टेक सही है ना, वो कोई भी हो। अब ये पीपल्स पार्टी और MQM है तो कुछ चीजें तय करने के बाद ही मानेंगे ना। और जाहिर है जरदारी साहब भी एक जीरक सियासतदान है और MQM की भी टीम जो है वो एक्सपर्ट लोगों की टीम गई है, तो उनमें बातचीत होकर ही चीज से होनी चाहिए ना। वैसे अब आपकी बात सुनने के बाद एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आपकी राय क्या है? मैं अपनी राय रिजर्व रखना चाहता हूँ। भाई इनका मांगना ना मांगना, इनका जुड़ना, इनका तोड़ना, इनका हुकूमत में शामिल होना, इनका वज़ीर आज़म को वोट डालना, इनका ये सारी चीज़ें तयशुदा होती हैं, प्लान होती हैं। कौन तय करता है? सियासतदान या कोई और? नहीं, कोई और करता है, जिसको सब जानते हैं। ये अब चाबी का खिलौना है। देखिए कराची में जिस तरह इन लोगों को जितवाया गया है, यानी इनको कराची के अवाम ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। और ये इनके जो कैंडिडेट्स जिनको जितवाया गया है वो एक UC के वोट लेने के काबिल नहीं। अगर सही इसका एनालिसिस कर लें आप फॉर्म्स का, आपको पता लग जाएगा। 3000 वाले को 30,000 पे जितवा दिया, 1800 वोट लेने वाले को 26,000 वाले पे जितवा दिया। तो बाहर के ये चलिए, वो तो पूरे पाकिस्तान में ये गंदा खेल हुआ है, कहीं कम हुआ है, कहीं ज़्यादा हुआ है। तो इनका जुड़ना मिलना और कुछ नहीं, वो कुछ दिन पहले पता भी लग गया था कि इनकी औकात क्या है। जब वो नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से मिलने गए थे और जो इनकी राब्ता कमेटी की वीडियोज़ लीक हुई थी, तो पता लग गया था कि वो कह क्या रहे हैं कि भाई आपका 100% बेंटेज जारी है और मतलब ये कि आपको हम मिलाना भी नहीं चाहते, आपके वोट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये ज़बरदस्ती घुस रहा है कि भाई हमें कुछ तो हैसियत। नेगोशिएशंस बड़ी कुछ बड़ा मांग रहे होंगे। बड़ा देखिए बात ये कि हर दफ़ा ये ड्रामा होता है और ऐसे नहीं हो रहा। ये जो आप दहशतगर्दी वाली बात कर रहे थे ना यार, इस तरह का ड्रामा, ये इनका MQM का हुकूमत में शामिल होना और लोगों से मुज़ाकरात, ये ड्रामे देखते देखते हम बूढ़े हो गए और कुछ भी नहीं मिला कराची के लोगों को। आज तक कुछ भी नहीं मिला। खुर्रम रोकड़ी साहब, आपकी नज़र में जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, इसमें ये नेगोशिएशन सर मुल्क की कौम के मफाद में हो रही हैं या सियासतदानों के और इंडिविजुअल्स की और सियासी जमातों के मफाद में हो रही हैं? सर लेकिन दोनों बड़ी पार्टीज हैं। हम पहले फैक्ट्स के ऊपर आए। दोनों बड़ी पार्टीज हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के। निगोशिएट तो वो करेंगे और बेहतर ये है कि और एहसन भी यही है और रिक्वायर्ड भी यही है कि जो भी चीज़ हो वो पब्लिक के लिए और पाकिस्तान के लिए निगोशिएट किया जाए। ये है एक गवर्निंग प्रिंसिपल किसी भी निगोशिएट इस तरह की सिचुएशन में। तो लेट्स होप कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्या तमाम पार्टीज को, हमें, आपको इस मौजूदा सूरत हाल का इल्म नहीं है? दूसरा, मैं जो अडियाला की आपने एक स्टार्ट में बात की कि बंदे पकड़े गए, तो वो जो बंदे पकड़े गए हैं वो ऑन ग्राउंड पकड़े गए हैं, वो कोई मिथ नहीं है या कहानी नहीं है। वो बंदे पकड़े गए हैं। अब क्या उनके मोटिव थे, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ बाहर आ जाएगी। हम हर चीज़ को शक या तशकीक या शुबहात में डालने के साथ हमें मिलना क्या है? हम उसको शुबहात शकूक बढ़ाकर और ज़्यादा मामले को पजल कर दें। तो या तो हम पूरी एक चीज़ की जाके जानकारी लें, हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखें और हमारे पास कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस हो जिसकी बुनियाद पर हम कोई किसी चीज़ को रद्द करें, वो तो ठीक है। लेकिन कमज़ोर गुमान की बुनियाद पर हुक्म लगा के चीज़ को रद्द करना या चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये भी हमारे एक कल्चर का ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से मुल्क को भी नुकसान हो रहा है और पब्लिक को, पाकिस्तान को भी उस रविश की आदत पड़ी हुई है। हम इंक्वायर भी कर सकते हैं जाके मामलात को, तो बगैर प्रॉपर किसी भी बारे में जब तक पूरी हतमी राय कायम करने से पहले उसके एविडेंस ना हो, तो मेरे ख्याल में हम तशकीक के अमल को रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। फायदा हो। राइट। नकवी साहब, आपकी ओपिनियन में से जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, ये किसके फायदे में होंगी और इससे क्या हासिल होने वाला है? सर पहले मुझे खुर्रम साहब की बात का जवाब दे देना प्लीज। सर, इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। वो आदमी पकड़ा गया था? बिल्कुल पकड़ा गया था सर।
उसके बारे में क्या क्या रिसर्च कर ली उन्होंने उसके बाकी पकड़ लिए 3 लोग, इसलिए कि ये भी फैसला हुआ था जो डीएसपी ने इंक्वायरी की थी कि एक नहीं 3 कातिल थे, 3 हमलावर थे, कुछ नहीं होता। 9 मई को हुए भी कितने अरसा हो गया। वो तस्वीरें जो वीडियो में आई हुई हैं कि एक आदमी टीवी तोड़ रहा है, एक फर्नीचर तोड़ रहा है और चीजें तोड़ रहे हैं, उनकी तो तस्वीरें नाता ने निकाल ली। और जुडिशियल कमीशन का आपका मुतालबा, इमरान खान का मुतालबा सबके सामने। नहीं, तो अभी तक 9 मई से लेके इस वक्त तक किसी कोर्ट में एक आदमी का इन्वेस्ट कर देते और जो हमारा मुतालबा है जुडिशियल इंक्वायरी का वो भी कर लेते। हम तो ये कहते हैं बाकायदा इसमें पुलिस वालों ने आके तोड़ा है, ट्रकों से उतरे लोग, उसकी वीडियोस दिखाई गई हैं। अभी पिछले माह दोबारा यही हरकत करने जा रहे थे जब हम प्रोटेस्ट करने गए। हमारी जुडिशियल इंक्वायरी के ऊपर क्यों कांपे टांगती हैं। अब आ जाए मेरे सवाल पे। जी आपके सवाल की बात है। आई विल कम टू यू राइट आफ्टर हिम सर। बिल्कुल कर सकते हैं, एक सेकंड सर जी, कंप्लीट कीजिए नकवी साहब। मजबूर कौमी मूवमेंट, मजबूर कौमी मूवमेंट जी एमकेएम का नाम हमेशा मजबूर कौमी, अव्वल तो वो कौमी रहा नहीं, इससे कि वो फौरन महाजिर बनने की कोशिश करते हैं, कराची के दावेदार बनते हैं, तो अब वो कौमी तो रहे नहीं। ओके वो लिसानियत को हवा देने वाले बनते हैं। एक जमाने में जो शहर के साथ किया गया है वो सबकी तारीख में याद है। ठीक सर। अब ये मजबूर कौमी मूवमेंट से एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, उसका नाम है मुत्तहदा कज़ाक मूवमेंट। पायरेट्स, 3 बड़े कज़ाक मिलने जा रहे हैं, इसलिए ये मुत्तहदा कज़ाक मूवमेंट। कज़ाक तो आप समझते हैं ना, सी पायरेट्स। जी 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 सर। दे आर बिकमिंग पायरेट्स ऑन द लैंड। इससे कि इनके पिछली नस्ल जो थी उन्हीं ने टेक्सास में जाके बहुत सारे, बाबर साहब ने बहुत सारे पेट्रोल पंप खोली है। ओके। बेतिहाशा एमकेएम के लोग जो हैं वो मिलियनर्स इन डॉलर टर्म्स हो चुके हैं। दे आर सेटल्ड अब्रॉड। इन लोगों को वीजा भी मिल जाते हैं, सेटलमेंट भी हो जाती है। एक पूरी फहरिस्त है। जिस तरह से पाकिस्तान की सीनियर ब्यूरोक्रेसी, और अब तो सीनियर जर्नल भी पाकिस्तान छोड़ के जाके रहने लगते हैं बाहर रिटायरमेंट के बाद। एमकेएम से भी जो सियासतदान रिटायर होता है वो ज्यादातर बाहर ही चला जाता है। राइट सर, एक पूरी फहरिस्त है। राइट सर। तो ये अपने बेनिफिट के लिए मुत्तहदा कज़ाक मूवमेंट जो है, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी लूट खसूट करेंगे। फिर ये अपने लिए NRO 2 लिया था, उसके बाद दोबारा इनके लिए एक NRO 3 तैयार किया जाएगा। इसे कि सबसे पिछली PDM 2 ने आते ही जो थे काफी लोगों को माफ कराया, PDM 1 ने, और PDM 2 आ रही है। तो अभी गवर्नमेंट शुरू नहीं हुई है कि नवीद आ गई है कि नवाज शरीफ के बेटे आ रहे हैं। राइट सर, राइट सर, राइट सर। प्लीज अलाउ मी, मैं रोकड़ी साहब की तरफ जाऊं। रोकड़ी साहब प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा था सर कि कोई भी जो केस है जी सर, इसकी एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है। जब आप कहते हैं ना कि कातिलाना हमला हुआ और कोई भी शख्स जब जख्मी हो, तो पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसने जाके हॉस्पिटल से जाके MLC तैयार करवाना होता है, और उस MLC की बुनियाद पर उस तमाम जो पिछला इंसिडेंट है आप उसको जोड़ते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं नकवी साहब को भी, आपको भी एक गुजारिश इस प्रोग्राम में कर दूंगा कि उस तमाम केस का एक MLC कहीं पर भी पेश कर दें, उसके बाद इस केस को आगे उसके ऊपर डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक सर, जी सर, ठीक सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। वैसे सर totally disagree. I would like to respond to that. Quickly sir, quickly 10 seconds है हमारे पास। First objective is to save the human life, not to establish a legal case. वो सर मैं आ रहा हूँ, किश्वर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। नकवी साहब मुझे अच्छी तरीके से बहुत जगहों पे सर मैं इसलिए खामोश हो जाता हूँ। नकवी साहब मुझे आज भी याद है कि बीबी की शहादत के बाद किस तरह से रावलपिंडी को धोया गया था, किस तरह उस जाए वारदात को धोया गया था कि लीगल केस ना बन सके। एडवोकेट साहब, अब सवाल यह है, रमजान सर पे आ रहा है, महंगाई बेकाबू, IMF से नया कर्जा, मरियम साहिबा ने जो राशन बैग भिजवाया है उसमें 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी, बस पूरे घर के लिए महीने का राशन। और यूटिलिटी स्टोर्स की टीवी पे एडें चल रही हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा ऑलरेडी नायाब। कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म वाली हुकूमत की मशीनरी काम नहीं कर पा रही है।
क्या होने वाला है रमज़ान में? सर सबसे बड़ा मसला ये है कि इस तरह की एक फ्रॉड हुकूमत बनने जा रही है या बन रही है या प्रोसेस के अंदर है, जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, जो सारा का सारा जिसका जोर इस पर है कि किसी तरह वो अपने आप को लीगल हुकूमत साबित कर सके। जो इन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, फॉर्म 47 जो डिज़ाइन किए हैं उसके मुताबिक फॉर्म 45, इस वक्त ये सारी इस तिगड़म में लगे हुए हैं। अब जो हुकूमत जिसकी टांगे ही नहीं है, जिसके पाँव नहीं है, जो टोटल जाली मैंडेट पे आई है, दूसरों का मैंडेट चोरी करके आई है, आप सोचिए उसमें क्या कॉन्फिडेंस होगा। उसकी दुनिया की निगाह में कोई इज्जत नहीं होगी। कहने को तो IMF भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि जी हम इनके साथ नेगोशिएट करेंगे, लेकिन सब करेंगे इसी तरह कि आपको आपका रिजल्ट दिखाएंगे, आपका नामाएमाल दिखाएंगे और कहेंगे तुम्हारी औकात ये है, आ जाओ बैठ के बात करो। तो बात यह है कि इस वक्त मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इशू ये है कि आप पाकिस्तान को जिस डगर पे डाल रहे हैं वो मसाइल को हल नहीं कर सकता, अब तक हल नहीं किया। ये सिर्फ एक तरीका समझते हैं कि IMF से कर्जा लो, उस कर्जे को खा जाओ और उसके बाद आवाम का खून मज़ीद निचोड़ लो। आवाम के पास ना रोटी है, ना बिजली का बिल देने के पैसे हैं, ना सेहत के लिए पैसे हैं, ना तालीम के लिए पैसे हैं, ना गैस के बिल के लिए पैसे हैं। आप आवाम को कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए इसके बाद तो पाकिस्तान में जो लावा पकड़ा है, महंगाई का लावा अपनी जगह है, लेकिन लोगों के अंदर ये जो मैंडेट चोरी का लावा है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसको अगर नहीं एड्रेस किया, सुप्रीम कोर्ट ने सीरियसली नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट कह तो घड़ी घड़ी रही है कि अगर कोई बड़ी चीज़ आएगी तो हम देखेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में मैंडेट की चोरी का इतना बड़ा इल्ज़ाम मौजूद है और उसकी सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, उसके सबूत मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस अब तक उसने नहीं लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले को नोटिस ले, बिल्कुल नोटिस अगर वो नोटिस लेते तो ज्यादा लोगों को खुशी होती। आप किन चीजों को लेके बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मसाइल 44 साल पुराना मसला आपने उठा लिया, 4 दिन पहले मसला आपको याद नहीं आ रहा। भाई आप ये धब्बे आपके दामन पे लग रहे हैं, इसको कौन धोएगा फिर? नकवी साहब, अब आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, चैलेंज करना चाह रहे हैं फॉर्म 45 को। अली जफर साहब ने आज कहा है, पेशावर हाई कोर्ट ने आज आपको 13 मार्च तक का वक्त मिल गया है, अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हलफ नहीं उठाएंगे। क्या आपको लगता है सर अदालतों में आपको इंसाफ मिलेगा? उम्मीद की किरण बाकी है और ये जो धांधली हुई है, क्योंकि इतवार को आपका एहतजाज भी है पेशावर में। नकवी साहब, नहीं मिलेगा इंसाफ, नहीं मिलेगा, नहीं पैदा होता इन अदालतों से कोई इंसाफ मिले, इन इदारों से कोई इंसाफ मिले। इन इदारों में कोई इंडिपेंडेंट इदारा अब रहा ही नहीं, इस मुल्क में कोई इंस्टीट्यूशन रही नहीं। इस चीज को वाजे करने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। नकवी साहब ऐसी बातें करते रहे, हैरत मुझे इस बात पे हो रही है, आप अभी तक ऐसी बातें कर रहे हैं जबकि आप बाहर भी आ गए हैं। सर क्या करूं, बाहर आ गया हूं, कैद में हूं, बाहर आ गया हूं, कैद किसके जुल्म की कैद में हूं, जालिमों की कैद में हूं। मेरे मुल्क के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, अगर मुझे आज भी खौफ हो इस उम्र में हक बात कहने में, तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। क्या कर लेंगे, ये जिंदगी अल्लाह मियाँ की अमानत है। बेशक सच बोलूंगा, इसे कि मुझे तो एक ही सबक सिखाया गया है, सबसे बड़ी जिहाद जो है वो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक है। सुभान अल्लाह, बेशक जिहाद कर रहा हूँ, बेशक मैं जिहाद कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, साथ साथ खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, कीश्वर जहरा साहिबा फ्रॉम MQM, तमाम अपने पैनलिस्ट का मैं बेहद मशकूर हूँ। यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल सबको परेशान किए हुए है, लेकिन पाकिस्तान के माजी का जो सबसे फ्रेंडलीस्ट तरीन कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर रहा है वो हमारे साथ होगा ब्रेक के बाद। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ राजा रियाज साहब की। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइएगा। किसी भी ऐवान में जितनी इंपॉर्टेंस ट्रेजरी बेंचेस की होती है, उतनी ही अहमियत अपोजिशन बेंचेस की भी होती है। इसी तरीके से जो अपोजिशन लीडर होता है वो बड़ा अहम होता है, और हम जानते हैं कि जब PDM 1 का टेन्योर था तो उसके इख्तिताम पर जो अपोजिशन लीडर थे वो इंतहाई मशहूर भी हुए, मकबूल भी हुए, लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ भी की। वजह ये बताई गई कि इंतहाई जिसे कहते हैं ना फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार राजा रियाज साहब ने अदा किया। अब राजा रियाज साहब, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है और हमें इस शो में हमारे ज्वाइन किया है। वेलकम टू सियासी शतरंज राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब, तवक्को ये की जा रही थी सर, PDM 1 में जिस तरह का किरदार आपने अदा किया, PDM 2 में आपको नवाजा जाना था, तवक्को ये की जा रही थी, लेकिन अब तक ऐसा लग नहीं रहा कि आपको नवाजा जाएगा।
कोई है सर इतला, चेयरमैन सेनेट बना रहे हैं आपको? मैं कोई चेयरमैन सेनेट का, मुझे मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था। मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इलेक्शन, पहला उसका इलेक्शन था, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है और वो लूज कर गया कुछ वोटों से। और अब हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मैं और मेरा बेटा मुस्लिम लीग के लिए हर वक्त हाजिर हैं। जहाँ तक है अपोजिशन का टेन्योर मेरा जो था वो गुजर गया है, अब पीटीआई के अपोजिशन लीडर नए बन रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अक्ल भी दे और अल्लाह ताला उनको सही रास्ते पे भी चलाए। राजा रियाज साहब, जो लोग कहते हैं कि आपको पहले से ही शिकस्त का इल्म हो चुका था इसीलिए बेटे को आगे किया, उनको क्या जवाब देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी सीट 100% कन्फर्म थी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अगर मेरे कोई रिस्क होता तो मैं खुद इलेक्शन लड़ता। मैं बीमार ज़रूर था लेकिन इसके बावजूद मैं रिस्क होता तो खुद इलेक्शन लड़ता। मेरी सीट 100% क्लियर थी, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा है, इंशाल्लाह आइंदा भी वो लड़ेगा और अल्लाह के फजल और मेहरबानी से कामयाब होगा। आप जो बात कर रहे हैं इसका हकीकत से 1% भी तल्लुक नहीं है। सर, PDM 1 और PDM 2 में आपको क्या फर्क लगता है? मुझे जो बड़ा फर्क नजर आता है वो ऑफ कोर्स सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे तो यकीनन अब ज्यादा अच्छी बात बनेगी। मुफाहमत के वो बेताज बादशाह हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वफाकी काबीना में अब पीपल्स पार्टी नहीं होगी। क्या लगता है आपको PDM 2 कामयाबी से 5 साल मुकम्मल कर पाएगी? राजा रियाज साहब जी, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। देखें, मुस्लिम लीग नून ने वोट लिया है पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी से के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए, और मुस्लिम लीग नून वोट दे रही है प्रेसिडेंट के लिए सदर आसिफ जरदारी साहब को। और सदर आसिफ जरदारी साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिलावल साहब की सोच को आप भी जानते हैं कि वो किसी सूरत जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे, जमहूरियत को किसी सूरत वो डीरेल नहीं होने देंगे। और जमहूरियत के लिए सबसे पहले जो खड़ा आदमी होगा वो बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी होंगे। इसलिए मुझे ये जो मौजूदा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वफाकी हुकूमत है या मोहतरमा मरियम नवाज की क़यादत में सूबाई हुकूमत है या मुराद अली शाह की क़यादत में सूबाई हुकूमत है या सरफराज बुख्ती साहब की क़यादत में सूबाई हुकूमत है, मुझे इनका कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अपना टेन्योर पूरा करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें रिकॉर्ड तरक्याती काम होंगे। रिकॉर्ड महंगाई एक चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए, बिजली के बिल, गैस के बिल एक चैलेंज है, और इस चैलेंज के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनते सारी उस पर काम शुरू कर दिया है, मेहनत शुरू कर दी है। इंशाअल्लाह ताला जब ईमानदारी और नेक नीति से मेहनत होगी, इसके बावजूद कि इमरान खान ने इलेक्शन जीतने के बाद मुल्क के खिलाफ एक और साजिश की है, मुल्क के पाकिस्तान के 25 करोड़, यानी राजा रियाज साहब अग्री कर रहे हैं आप कि इमरान खान इलेक्शन जीता है? असल IMF जो है वो उसको उसने खत लिख दिया है। मैं समझता हूँ कि ये उसने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, गद्दारी की है। इलेक्शन जो जीते हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। इसी तरह 2018 में और 2013 में भी मेरे भाई ये कहते थे कि मैं रिजल्ट को नहीं मानता, 2013 को भी यही कहते थे, 2018 को रिजल्ट मानने भी नहीं, खुद वज़ीर आज़म बन के बैठ गए, किसी हल्के का इन्होंने को नहीं खोला। तो अब भी ये शोर मचाते रहेंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत इंशाल्लाह अपना टेन्योर भी पूरा करेगी और अपने टारगेट्स जो हैं, सबसे बड़ी बात है टारगेट्स, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी बहरान में है और पाकिस्तान के अवाम भी इस वक्त शदीद माशी बहरान में है। ये दो बड़े चैलेंज हैं। इसमें महंगाई भी आ जाता है, इसमें बिजली के बिल भी आ जाते हैं। राजा रियाज साहब अब ये बताइए, आपको सेनेट की सीट ऑफर हुई है क्या सर? नहीं नहीं जी नहीं, मैं किसी सेनेट की सीट का ना कैंडिडेट हूँ, ना मैंने मांगी है, ना मैं उसका उम्मीदवार हूँ। बट डोंट यू थिंक कि सर आपने जितनी खिदमत की है आप डिजर्विंग कैंडिडेट है सेनेट के? सर नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे टिकट दे दिया वो काफी था, आगे मेरी किस्मत, अब अगला इलेक्शन आएगा तो और सर जो शिकस्त हुई आपके बेटे को, वो धांधली की वजह से हुई या कोई और वजह थी सर?
नहीं, मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। ये शिकस्त हारने के बाद लोगों को आदत होती है शोर मचाने की, रोने की। जिस तरह यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी सियासत कमजोर थी, आप लोगों तक नहीं पहुंच सके, लोगों का मसाइल हल नहीं कर सके। पहुंचे हैं, हम लोगों को मिले हैं, 93,000 वोट लिए हैं शहर में से, कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन हमने लूज किया है और उसको तस्लीम करते हैं। लूज करने की वजह? लूज करने की वजह महंगाई सबसे बड़ी वजह थी। महंगाई, और मेरा शहर सनती शहर है, वहाँ पे इंडस्ट्री बंद है, पावर लूम में बंद है, बिजली के बिल इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हैं। मेरे शहर में तकरीबन 10 लाख मजदूर हर रोज़ शहर में एंटर होता है और आउट होता है शहर से। तो इंडस्ट्री की बर्बादी की वजह से तो राजा साहब, जिस महंगाई ने पीडीएम 1 की सियासत बर्बाद और तबाह कर दी, वही महंगाई पीडीएम 2 में भी कंटिन्यू हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। कंटिन्यू होगी इंशाल्लाह, नहीं कंटिन्यू होगी। सर, आपको लगता है कि आईएमएफ से हम इसी तरह कर्जे लेते रहेंगे और अब कितने 270 अरब डॉलर के हमारे कुल कर्जे हो गए हैं सर, इंटरनल एक्सटर्नल, $271 बिलियन। इन कर्जों से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करना पड़ेगा। उसके बहुत से तरीके हैं, शहबाज शरीफ साहब ने उन पे काम शुरू कर दिया है। हमें सबसे पहले अपने वो अदारे जो हाथी बने हुए हैं और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो लूट रहे हैं, हमें अपने उन अदारों के बारे में सोचना पड़ेगा। वो अदारे इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक माफिया है। उन माफिया को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, ना हम ये कर्जे उतार सकते हैं, ना हम मुल्क को। सर, आप जिन इदारों की बात कर रहे हैं ना राजा साहब, उनमें जो अफसरान काम करते हैं सरकारी, उन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं। और ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन होती है, उसके खात्मे के लिए हमने नैब बनाया था। नैब को सेनेटर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गालियां देते हुए नजर आते हैं, काला कानून कहते हुए नजर आते हैं, बंद करो नैब को कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इतने सालों से नैब को कोई बंद तो नहीं कर सका है और वही करप्शन जारी है। तो चोर और डाकू जिस मुल्क में मिले हुए हों, वहां चोरी, काम चोरी कहां खत्म होती है राजा रियाज साहब? सर, मेरी बात सुने, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने इनकलाब लाना है और उनके हाथों से इनकलाब आना है, तो आप जो चीजें कह रहे हैं मैं एग्री करता हूँ, इंशाल्लाह ये सारी खत्म होंगी। और अगर इनकलाब ना आ सके और अगर इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स मुल्क को खाते रहे, इसी तरह बहुत से और अदारे जो हैं, जिस तरह आप समझ रहे हैं, वो जो कुछ होता रहा है, अगर वो सब कुछ होता रहा तो फिर मुल्क पाँव पे खड़ा नहीं होगा और हमें शर्मिंदगी होगी। मुल्क को पाँव पे खड़ा करने के लिए हमें अपने उन अदारों को जो एक काली भेड़ बन चुके हैं, जो एक हाथी का रोल अदा कर रहे हैं, हमें उनके सीधा बोला करें राजा साहब, सीधा बोला करें कि हमें हराम खाना छोड़ना होगा, हमें हराम की आदत हो गई है, हमें हराम खाना छोड़ना होगा। करेक्ट। हमारी कौम उसकी आदी हो चुकी है। करेक्ट। और इसको हमें खत्म करना होगा। इससे मुल्क बचेगा, इसके अलावा कोई रास्ता। सर, इमरान खान की जान को बड़ा खतरा है। 3 बड़े गैर मुल्की दहशतगर्द पकड़े हैं हमारी फोर्सेस ने, जो कि अडियाला जेल का नक्शा भी उनके पास था। बुशरा बीबी को की जान को खतरा है, बनी गाला में उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, उनकी लीगल टीम कह रही है। सर, आपको लगता है कि उनकी जान को खतरा है? नहीं, हुकूमत का फर्ज है, क्योंकि इस वक्त वो हुकूमत की तवील में है, हुकूमत के ज़ेरे हिरासत है। हुकूमत का फर्ज है कि उनको हर मुमकिन सिक्योरिटी फराम की जाए, जिस अदारे की मर्जी सिक्योरिटी हुकूमत दे, लेकिन उनको खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म की उनके पे आंच भी नहीं आनी चाहिए। ये हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो आज़ाद होते, कोई जलसा कर रहे होते, तो वो अलहदा इशू था, क्योंकि अब वो दोनों हुकूमत की तवील में है। तो अब हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम हुकूमत में है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको हर किस्म की सिक्योरिटी, जिस एजेंसी की ज़रूरत हो, जिसकी एजेंसी की हमारे अदारे लिखें कि ये लोग इनकी सिक्योरिटी पे तैनात किए जाएँ, उन्हें तैनात किया जाए और उनकी जो ज़िंदगी है उसको श्योर किया जाए कि उनसे किसी किस्म का नुकसान ना हो। सर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को 44 साल बाद उस वक्त इंसाफ मिलता है जब एक और साबिक वज़ीर आज़म जेल काट रहा हो। क्या आपको लगता है इस केस के असरात इमरान खान के केस पर भी होंगे राजा रियाज साहब? देखिए जी, पहले तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक अजीम फैसला किया है कि उन्होंने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी मर्डर था उसको तस्लीम किया है कि ये उसमें इंसाफ नहीं मिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। और मैं समझता हूँ
कि ये हमारे जमहूरियत के लिए और जमहूरी इदारों के लिए, हमारे सियासी लोगों के लिए एक बहुत खुश आइंद और एक बड़ा फैसला है। इसी तरह ये हमारे आइंदा के मुस्तकबिल के जो सियासतदान हैं उनके ज़िंदगी के बारे में जो सिक्योरिटी है उसके बारे में भी ये फैसला एक अपनी हैसियत रखता होगा। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, उनको भी किसी वक्त जाके इस फैसले से इंसाफ मिलेगा। आज सिंध असम्बली ने मुतालबा किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस फैसले के बाद शहीद करार दिया जाए और हीरो करार दिया जाए, हीरो करार दिया जाए, जमहूरियत का शहीद हीरो करार दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त है, ये होना चाहिए। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। लेकिन यकीनन पाकिस्तान को अपनी तारीख पर नज़र डालनी होगी और तारीख में जो गलतियां पाकिस्तान ने की हैं अगर वही हमने दोहराई तो फिर आगे तरक्की होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इसलिए वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तलाजत को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।